हेलो दोस्तों, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एमपी पटवारी के एग्ज़ाम को। प्रीवियस ईयर के जो पेपर इसके हुए थे उसको हम आपके सामने लेकर आए हैं और उनको आपको हल सहित आपको यहाँ पर बताएंगे। तो पहला पेपर जो हमारा है यहाँ होगा 9 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 2 का पेपर, और इसका शिफ्ट 1 का पेपर हम जो पहले अपलोड कर चुके हैं उसको भी आप देख लें अगर नहीं देखा है तो। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पेपर से। सबसे पहला जो पार्ट रहता है बच्चों हमारे यहाँ पर वो रहता है जीके का। तो यहाँ पर सबसे पहले जीके के जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं तो सबसे पहले आप इसको देख लें। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको पूछा हुआ है ये इधर से इधर तक इंग्लिश मीडियम का प्रश्न है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप। इन विच फील्ड वाज द नोबेल प्राइज़ अवार्डेड टू हरगोविंद खुराना इन 1968। इसी को हिंदी में यहाँ पर पूछा है कि 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन से क्षेत्र से थे वो, तो उसका सही आंसर है फिजियोलॉजी या मेडिसिन से। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न था इसका कि उड़ीसा में उस अभ्यारण्य का नाम बताएं जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जल फैलाव है और जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षियों से मतलब ऐसा है कि जो पक्षी बाहर से आते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं और इसके बाद वो अपने फिर से वापस लौट जाते हैं अपने देश, अपने शहर को। तो ऐसे पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। 900 वर्ग किलोमीटर में जल फैलाव है, इस वजह से यहाँ पर प्रवासी पक्षी काफ़ी मात्रा में आते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की। और प्रश्न क्रमांक में तीसरा जो प्रश्न पूछा था कि भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय है जिसे CSIR से मतलब है CSIR, ये केमिस्ट्री की शाखा है, के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। तो CSIR आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, CSIR के तत्वाधान में स्थापित किया गया था विज्ञान संग्रहालय बताना है आपको। तो उसका जो नाम है वो है बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय संग्रहालय कोलकाता। तो ये कहाँ पर है? कोलकाता में है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे की। और प्रश्न क्रमांक चौथे में पूछा था कि गुजरात में पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबंध करेंगे, मतलब पालनपुर से शहर जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको वो यहाँ पर आपको बताना है। तो उसका संबंध जो है हीरा व्यापार और पॉलिशिंग से है। यहाँ पर हीरा का व्यापार होता है और उन पर पॉलिश की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पाँचवें प्रश्न की। पाँचवा प्रश्न है हमारा कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष, यहाँ से है ये प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पांचवा प्रश्न क्या हुआ? पांचवा प्रश्न हुआ कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बता दें कि एक दिवस ज़रूर आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप दिवस बहुत अच्छे से याद कर लें। जो अंतर्राष्ट्रीय जो फेमस और राष्ट्रीय जो दिवी दिवस हैं इनको बहुत अच्छे से कर लें। यहाँ पर कुछ हमने यहाँ पर आपको एक लिस्ट भी दी है कि जुलाई यहाँ पर आया था, इसलिए जुलाई से संबंध जितने भी यहाँ पर दिवस हैं महत्वपूर्ण वो यहाँ पर हमने दिए हुए हैं। तो उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय विश्व जनसंख्या दिवस पूछा था, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसके बाद जो 20 जुलाई है, 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस और विश्व अन्वेषण दिवस। और इसके अलावा यहाँ पर जुलाई महीने के 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है और 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को मलाला दिवस और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस भी मनाया जाता है। 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये भी आप अच्छे से इनको याद रखें या लिख लें, ठीक है। इस प्रकार का जो फैक्ट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आप इनको लिख लें। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें की। और प्रश्न क्रमांक 6वें में पूछा था कि संविधान सभा, इसके बाद लिखा एक अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित पहली बार खालिस्तान को मिली, मतलब संविधान सभा पहली बार खालिस्तान को मिली। तो कब मिली? 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है। ये सन आपको याद रखना है। अब यहाँ से इससे संबंधित कुछ जानकारी और भी है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी और अंतिम बार मतलब 5वीं बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था कि संविधान सभा बनना चाहिए। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क होने के बाद जो मताधिकार जो वोट देते हैं उसके आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे।
जिसका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। बंटवारे के बाद कुल सदस्य 389 में से भारत में 299 ही रह गए जब बंटवारा हो गया था, जिनमें 229 चुने हुए थे, वहीं 70 मनोनीत थे, जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जाति के 26 और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। ये आपको थोड़ी सी इसमें जानकारी देखना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें की, और प्रश्न क्रमांक 7वें में पूछा था कि किस भारतीय मुक्केबाज ने हाल ही में WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडलवेट और WBO ओरिएंटल सुपर मिडलवेट खिताब में दोहरी जीत हासिल की है, मतलब दोनों ही ये जीते हुए थे। कौन कौन सा? सुपर मिडलवेट, पैसिफिक सुपर मिडलवेट और ओरिएंटल सुपर मिडलवेट। ठीक, तो ये थे कौन? आंसर हो जाएगा इसका विजेंदर सिंह। विजेंदर सिंह एक भारतीय ओलंपिक बॉक्सर हैं, इन्होंने ओलंपिक में बॉक्सिंग की थी और ये जीते थे। और विजेंदर सिंह का जो जन्म है 29 अक्टूबर 1985 को हरियाणा के भिवानी ज़िले में हुआ था। उनके पिता महिपाल सिंह बेनीवाल हरियाणा के रोडवेज में बस ड्राइवर हैं। और विजेंदर सिंह को कॉलेज के दिनों से ही मुक्केबाजी और कुश्ती का शौक था। वह इसकी प्रैक्टिस भिवानी बॉक्सिंग क्लब में करते थे। ये इसकी जानकारी है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां, और प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा है कि 2017 में भारत में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों में कौन सा आयोजित किया गया था? 2017 में भारत में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों में से, जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजन होते हैं उनमें से कौन सा किया गया था? तो एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कप, CONCACAF कप और यानी गोल्ड कप, और यहाँ पे फीफा विश्व कप और फीफा अंडर 17 विश्व कप। तो इसका सही आंसर है फीफा अंडर 17 विश्व कप। अब इसमें क्या होता है, तो दोनों टीमों के 11-11 खिलाड़ी इसमें जो है इसमें भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक, 11-11 होते हैं एक तरफ। और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर खेल की अवधि जो है वो 90 मिनट होती है, और जिन्हें 45-45 मिनट के 2 मध्यांतर के विभाजित कर लिया जाता है। 45-45 मिनट के अंतराल से इनको खेला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की, और प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा था कि पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताएं। प्रौद्योगिकी संस्थान का मतलब है IIT, जो IIT बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। IIT जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था, औपचारिक रूप से, वो कौन सा है उसका नाम बताना है। तो उसका सही जो है आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस जो है आपकी यूनिवर्सिटी IIT संस्थान है। इसका पूरा नाम होता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक संस्थान है, और प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना खड़गपुर में 1951 में हुई थी। IIT का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और NIT का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। एक NIT आता है, एक IIT आता है। तो NIT का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कभी कभी पूरा नाम भी आ जाते हैं, इसलिए आपको ये भी याद होना चाहिए। IIT की जो संख्या वो 23 है, जो IIT कॉलेज है, संस्थान है, वो 23 है। वहीं NIT की संख्या 31 है। IIT के जो टीचर है वो NIT के टीचर से, NIT के टीचर से अधिक बेहतर होते हैं, और जो IIT में पढ़ाने का तरीका है वो भी अलग होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें की, और प्रश्न क्रमांक 10वें में जो है पूछा था कि भारत में यारलुंग तांग्सकबो, इसको हम सांगपो नदी भी कह सकते हैं, सांगपो नदी कहलाती है। तो कौन सी नदी कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। सांगपो नदी कौन कहलाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र एक नदी है और तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। कहाँ? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ इसे यारलुंग तांग्सको कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, और असम घाटी में बहते हुए ब्रह्मपुत्र, और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। जब असम घाटी में बहती है तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में बहती है तो जमुना कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और तिब्बत में जाते हुए तब इसको दूसरा नाम देते हैं। तो पद्मा गंगा से संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना भी कहा जाता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो फेमस डेल्टा है। बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती हैं। ये इसके बारे में जानकारी थी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11वें की, और प्रश्न क्रमांक 11वें में पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता की दर इन 4 में से अलीराजपुर में है।
तो अब यहाँ पर हम इससे संबंधित चीज़ जान लेते हैं कि कुल साक्षरता दर हमारे देश की 69.30% है, पुरुष साक्षरता दर 78.70 है और महिला साक्षरता दर है 59.20 और सर्वाधिक साक्षर जिला जो है आपका है जबलपुर, जिसकी परसेंटेज 81.1 और न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर, जिसकी परसेंटेज है 36.1। तो सबसे कम अलीराजपुर है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12वें की, और इसमें पूछा है कि भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ अनुबंध किया? तो इसका राइट आंसर है हबीबगंज। भोपाल की बेगम ने यह नाम भोपाल की सुंदरता, यहाँ की हरियाली और झीलों को देखकर दिया था। क्या नाम? हबीबगंज। यह भारत का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन भारत की पहली सर्टिफाइड ट्रेन शान भोपाल एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर है और भोपाल एक्सप्रेस के अलावा 7 अन्य बड़ी ट्रेन के स्टार्टिंग और टर्मिनेशन पॉइंट हबीबगंज स्टेशन पर हैं। यह भोपाल से थोड़ी ही दूर स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13वें की, जिसमें पूछा गया था कि शाजापुर के गिरगांव में भगवान हनुमान की मूर्ति सदी से है। कितनी सदी से है? तो 5वीं सदी से है। उज्जैन संभाग में शाजापुर जिला 1981 में की जनगणना के दौरान लाया गया था। जिला मुख्यालय के शहर शाजापुर के नाम से पहचाना जाता है, जिसका नाम मुगल सम्राट शाहजहाँ के सम्मान में रखा गया है, जो 1640 में यहाँ रुके थे। यह कहा जाता कि मूल नाम शाहजहाँपुर था, जो बाद में छोटा कर शाजापुर कर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14, और प्रश्न क्रमांक 14 नंबर है हमारा कि खरगोन ज़िले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? तो इसका नाम है महेश्वरी साड़ी, जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है खरगोन ज़िले की। खरगोन भारत के मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन ज़िले में स्थित एक नगर है। यह ज़िले का मुख्यालय भी है, मतलब खरगोन एक ज़िला है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी माह में नवग्रह का मेला लगता है, जिसमें आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर 2020 के मेले में बॉलीवुड अभिनेता गोविंद जी भी आए थे। ठीक है, जो गोविंदा है, गोविंद हीरो आपका, ये भी यहाँ पर आए हुए थे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15वें की, जिसमें पूछा गया है कि ग्रीष्मकालीन के दौरान या काल के दौरान 1948 से 56 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है इंदौर। ठीक है, क्या है? इंदौर। ये मध्य भारत से मतलब है हमारी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की आपको राजधानी बताना थी, तो यहाँ पर हो जाएगा इंदौर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16वें की हम बात करते हैं। तो दमोह में जटाशंकर, अब जटाशंकर मंदिर खालिस्तान को समर्पित है। जटाशंकर के नाम से समझ में आ रहा है ये शंकर जी का मंदिर है। तो इसीलिए सा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महादेव जी। किससे संबंधित है? महादेव जी को संबंधित है। जटाशंकर मंदिर दमोह शहर का दर्शनीय स्थल है और रानी दमयंती संग्रहालय दमोह शहर में स्थित एक प्राचीन स्मारक है। राजनगर झील या राजनगर बांध दमोह जिले का एक दर्शनीय स्थल है और नोहलेश्वर शिव मंदिर दमोह शहर का एक प्राचीन और धार्मिक स्थल है। ये यहाँ की खास प्रसिद्ध स्थल है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की, और प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा है कि वर्ष में इंदौर नगर निगम IMC की स्थापना की गई थी। मतलब कौन सी वर्ष में इंदौर नगर निगम IMC की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर 1956 में। अब इंदौर के जो बेस्ट प्लेस हैं, जो घूमने लायक हैं, आपको या बता दें तो जो महत्वपूर्ण, जो फेमस, जो दर्शनीय स्थल हैं, जाने लायक पर्यटक स्थल, वो हैं आपके लालबाग पैलेस, खजराना गणेश मंदिर, कांच मंदिर, रजवाड़ा, पाताल पानी झरना, अन्नपूर्णा मंदिर, गोमट गिरी और सराफा बाज़ार। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन ये आपको सबसे पहले घूमना चाहिए अगर आप इंदौर जाते हैं तो। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की, और 18 में पूछा था कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 24 जुलाई 1975 को। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 19वें की, और 19वें में पूछा था कि भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन हैं? तो 24वें गवर्नर थे जो उर्जित पटेल थे। भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे वरिष्ठ अधिकारी गवर्नर होता है। भारत की जो केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है और इसका वरिष्ठ अधिकारी गवर्नर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, जिसके बाद अब तक भारतीय रिजर्व बैंक को 25 गवर्नर संभाल चुके हैं। 24 के आपके उर्जित पटेल थे। ठीक है, और अभी जो आपके ओसबॉर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे, और शशिकांत दास जो है वर्तमान है, जो अभी है, चल रहा है 20 और 21,
ये इसका भी गवर्नर है। जिन्होंने 11 दिसंबर 2018 को इस पद को संभाला है, शशिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा जीके का लास्ट प्रश्न, जो 20वां प्रश्न है, वो पूछा था कि प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था। उम्मीद है ये इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अवंतिका जो है उज्जैन नगरी को जाना जाता है। उज्जैन में महाकाल का प्रसिद्ध स्थल है। उज्जैनी भारत के मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख शहर है, जो क्षिप्रा नदी या शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ हर 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ यानी कुंभ का मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल इस नगरी में स्थित हैं। तो ये थे जीके के 20 प्रश्न। अगली वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे जनरल मैथ और जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न, जिनको आप अगर चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन लाएँ पूरा हल सहित, तो आप कमेंट करके भेजें, नहीं तो आपको हम इनके प्रश्नों को तो आपको बता ही देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।